नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सबको क्लियर करते हैं, साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे पास में इन फ्यूचर में किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। उन सब की चर्चा जो है वो हम करते हैं। तो आज की हमारे पास में क्लास नंबर रहेगी 279, दैट इज कॉल्ड मलेरिया। यानी कि इससे पहले जो है वो हमने 278 क्लासेज जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर कर ली है। 1 जनवरी 2025 से जो है वो हमने शुरुआत की है और इसको कंटिन्यू जो है वो फिक्स टाइम पे सुबह 7 बजे जो है वो लेके आते हैं। देन उसके बाद जो है वो कंटिन्यू अब तक करते आ रहे हैं। मतलब इस साल के 278 डेज जो है वो जा चुके हैं। आज का जो दिन है वो हमारे पास में 279 नंबर का जो है वो दिन है। तो करते हैं शुरुआत और आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को जो है वो क्लियर करते हैं। जैसा कि अभी प्रेजेंट टाइम में मौसम चल रहा है वो सारा का सारा मलेरिया का ही है, क्योंकि अभी न तो ज़्यादा सर्दी है और न ही ज़्यादा जो है वो गर्मी है। कुछ दिनों पहले जो है वो बारिश भी हो गई थी, उसकी वजह से मच्छर ज़्यादा हो गए थे। तो अभी तो मलेरिया और डेंगू का सीजन है। जो बच्चे हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको पता ही होगा कि प्रेजेंट टाइम पे जो है वो हमारे पास में कितने केसेस जो है वो मलेरिया डेंगू के आते हैं। थोड़े दिनों बाद जैसे ही जो है वो हमारे पास में दिवाली आ जाएगी, देन उसके बाद सर्दी आ जाएगी, तो उस टाइम पे केसेस जो है वो कम हो जाएंगे और मलेरिया और बाकी डेंगू चीज़ें जो है वो कम हो जाएगी। तो अभी तो जो है वो पीक पे है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि हमें जो है वो मलेरिया से किस प्रकार से बचा जा सकता है, क्या-क्या इसके साइन सिम्पटम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस क्लास के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो भी हम क्लास करते हैं दोस्तों, उसमें हमारे पास में सबसे पहली स्लाइड होती है क्वेश्चन आंसर की। बहुत सारे बच्चों ने जो है वो टेलीग्राम पे कहा कि सर ये स्लाइड मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो ये जो हमारे पास में स्लाइड लेने का जो औचित्य है मैं बताता हूँ, देन उसके बाद जो है वो क्यों हम लेके आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की ये जो मैं स्लाइड लेके आता हूँ हर क्लास के अंदर होती है। एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर हमारे पास में ये क्वेश्चन आंसर की स्लाइड ना हो। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो बच्चा अभी तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसने 2-3 एग्जाम दे चुके हैं, उसको तो पता है कि इस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन पर्टिकुलर आएंगे। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि 2-3 एग्जाम देने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों ना आप 1 या 2 एग्जाम में ही जो है वो डायरेक्ट रैंक हासिल कर लो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमारे पास में क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं, कहाँ से निकल के आते हैं। जब हमें वो सारी चीज़ें पता रहेगी तो ही हम आगे सारी चीज़ों को जो है वो, या फिर उस टॉपिक में जब वो लाइन आएगी तो वो हम ध्यान से जो है वो चीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मलेरिया के अंदर तो किस प्रकार के जो हो क्वेश्चन अब तक आए हैं या किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब की मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि अब तक जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो है पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, बहुत बार जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सेक्सुअल साइकिल और एसेक्सुअल साइकिल, इसमें 2 साइकिल चलेंगे। एक जो है हमारे पास में सेक्सुअल साइकिल चलेगा, वो चलेगा हमारे पास में ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर। और सॉरी, एसेक्सुअल साइकिल चलेगा ह्यूमन के अंदर और जो सेक्सुअल साइकिल चलता है वो चलता है मॉस्किटो के अंदर। राइट? समझ में आ रहा है कि तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेक्सुअल साइकिल जो है वो किसके अंदर होता है। ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास में। और एसेक्सुअल साइकिल जो है वो किसके अंदर आता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। एक सेकंड क्वेश्चन की मैं और चर्चा कर लेता हूं कि सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया कौन सा होता है। अभी हम मलेरिया के टाइप पढ़ेंगे। टोटल जो है वो ऐसे तो 4 इंपॉर्टेंट टाइप है, लेकिन इसके 5 टाइप है, पांचों टाइप को हम पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया कौन सा होता है? तो दोस्तों, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से जो है वो हमारे पास में जो मलेरिया होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अब बात आती है कि वो डेंजरस क्यों होता है। क्योंकि वो दोस्तों सेरिब्रल मलेरिया कोज करता है, जो दिमाग का बुखार होता है जिसको हम कहते हैं। ठीक है? तो वो इस तरीके से जो है वो हमारे पास में कोज करता है, सेरिब्रल मलेरिया जो है वो कोज करता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा डेंजरस होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। ऐसे हम बात करें कि मलेरिया के अंदर जो है फीवर आता है, सबको पता होगा कभी ना कभी आपको मलेरिया हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है अच्छी बात है, लेकिन जिस पर्सन को मलेरिया है तो आपने देखा होगा कि ठंड लग के बुखार आता है, बेसिकली चीज में कहें तो इसके अंदर जो फीवर आता है उसकी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होती है। वो होती है हमारे पास में कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड शिवरिंग। ये चीज आना और ये सीक्वेंस से ही आती है। इसका सीक्वेंस कई बार पूछ चुके हैं।
ठीक है। एक ऑप्शन दे देते हैं कि अरेंज द सीक्वेंस, उसमें पहले हॉट दे देंगे, फिर जो है वो शिवरिंग दे देंगे, स्वेटिंग दे देंगे, देन उसके बाद जो है वो कोल्ड दे देंगे। इस तरीके से सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले कोल्ड स्टेज आती है, फिर हॉट स्टेज आती है, देन उसके बाद जो है वो शिवरिंग या स्वेटिंग स्टेज जो है वो आती है। तो ये जो है वो स्टेज काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई, इनके फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है और इनका सीक्वेंस जो है वो काफ़ी बार पूछा गया। देन मलेरिया की वजह से जो है वो एनीमिया होता है, ठीक है, और जॉइंडिस होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि मलेरिया की वजह से जो है वो जॉइंडिस और मलेरिया क्यों हो रहा है, ये भी हमारे पास में जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। और उसी साइकिल के कारण जो है वो, अगर आपने मलेरिया का ट्रीटमेंट पढ़ा होगा या कभी लिया होगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी टेबलेट जब हम स्टेट देते हैं, देन उसके बाद 6 घंटे बाद देते हैं, फिर उसके बाद जो है हमारे पास 12 घंटे, फिर हमारे पास में जो है वो 24-24 घंटे से चलती आ रही है। मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से हम लेते हैं। क्यों हम सीक्वेंस से लेते हैं? ताकि उस पर्टिकुलर साइकिल को हम तोड़ सकें। ऐसे नहीं लेते कि बीडी ले लिया या क्यूआईडी ले लिया, नहीं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से जो है वो हम इसको लेते हैं। तो ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एक कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है। तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आजकल तो जो है वो रैपिड मलेरिया एंटीजन टेस्ट आता है, किट से भी जो है वो टेस्ट करने लगे हैं। क्लिनिकल फीचर से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन जो रियल टेस्ट होता है वो होता है हमारे पास में दोस्तों ब्लड स्मेयर, ठीक है। और ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो ये चीजें जो है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि एग्जाम में जो है वो कौन सी चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। वैसे तो टीम इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही है, लेकिन उसमें से भी कहाँ इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। इसलिए हमारे पास में ये स्लाइड जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कहाँ से और कैसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन की, कि ये जो है वो हमारे पास में मलेरिया जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। तो दोस्तों डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा, इतना तो जो है वो नॉलेज कम नहीं है कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। तो मलेरिया जो है वो मॉस्किटो की वजह से होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारे पास में एक मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन होता है। अच्छा, अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करें कि ये कौन से टाइप का इन्फेक्शन है, क्रॉस इन्फेक्शन है या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है या हमारे पास में कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन है, व्हीकल बोर्न है, वेक्टर बोर्न है। तो दोस्तों बुलेट सीरीज के अंदर ही मैंने जो है वो इन्फेक्शन के टाइप करवा रखे थे। जितने भी हमारे पास में 10 टाइप होते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, वो आइट्रोजेनिक क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या होता है, सारे ट्रांसमिशन जो हो मैंने आपको यहाँ पे करवा रखे थे। तो उसमें मैंने आपको दो बताए थे, एक व्हीकल बोर्न होता है और एक विक्टर बोर्न होता है। समझ में आया? तो व्हीकल बोर्न होता है जैसे हमने टॉवल से हो गया है या कपड़े पहनने से वो हो गया हमारे पास में व्हीकल बोर्न। और विक्टर होता है लिविंग थिंग्स, जैसे मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गया, मक्खी होगी, इन सब चीजों से जो चीज फैलता है उसको हम कहते हैं विक्टर बोर्न, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में मॉस्किटो से जो है वो स्प्रेड होने वाली डिजीज है, ठीक है। और ये जो हमारे पास में, अब देखो जो हमारे पास में विक्टर बोर्न इन्फेक्शन होता है, ठीक है, विक्टर बोर्न जैसे हमारे पास में रेबीज, समझिए इस चीज को, किसी चीज को रटिए मत। रेबी जो होता है, अब रेबी जो है वो किसकी वजह से होता है? जो इन्फेक्टेड जो है वो डॉग, फॉक्स, कैट, इनके काटने की वजह से होता है। तो काटने से ऐसा क्या होता है कि रेबीज हो जाए? एक्चुअली हम कहते हैं ना कि जो वायरस, पर्टिकुलर वायरस है, वो उस पर्टिकुलर जानवर की लार में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो रेबीज होता है, रेबीज वायरस है, वो उस पर्टिकुलर जानवर की जो है वो लार में होता है। मतलब इन्फेक्शन फैलाने वाले तो कौन है? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमिंथीज हो सकता है। यही है, काफी बार हम जिक्र करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यही सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन स्प्रेड करा? तो ये जो मॉस्किटो है, मच्छर काटने से नहीं होता है। मच्छर जो है वो इन्फेक्टेड मच्छर, इन्फेक्टेड मच्छर कौन सा? जो उस पर्टिकुलर प्लाज्मोडियम को लेके घूमता है, ठीक है। जैसे जो डॉग है वो रेबीज वायरस को लेके घूमता है, वायरस को लेके घूमता है, ठीक उसी तरीके से ये जो हमारे पास में मॉस्किटो है, ये क्या करता है? उस पर्टिकुलर जो है वो प्लाज्मोडियम को लेके घूमता है। तो जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। उसी के आधार पे फिर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरियम, प्लाज्मोडियम ओवेल, मलेरिया, ये सब चीजें। तो ये क्या करता है कि
ये जो मॉस्किटो है इसके अंदर वो प्लाज्मोडियम होता है, वो प्लाज्मोडियम इस पर्सन को डाल दिया तो ये इन्फेक्टेड हो गया, दूसरे को डाल दिया तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, तीसरे को डालेगा तीसरा इन्फेक्टेड हो जाएगा, ये सारी चीजें स्प्रेड होती रहती है। तो ये हमारे पास में मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन है, या हम कह सकते हैं वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन है, जो कि बेसिकली जो है वो पैरासाइट को जो है वो प्रोटोजोआ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो ये मलेरिया होता है। अब इसके पर्टिकुलर डेफिनेशन हम ले लेते हैं। अगर यहां तक चीज क्लियर होगी तो मुझे नहीं लगता डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत आएगी। तो देखिए, Malaria is a life-threatening mosquito-borne infection disease caused by protozoal parasite of the Plasmodium genes। यानी कि देखो वही चीज कह रहा है कि मलेरिया क्या है, मलेरिया जो है वो हमारे पास में एक लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन है, जानलेवा जो है वो एक मच्छर से फैलने वाला जो है वो इन्फेक्शन है। क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मलेरिया इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न जो है वो इन्फेक्शन है, और ये जो है वो हमारे पास में किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोअल पैरासाइट, प्रोटोजोअल पैरासाइट है उसकी वजह से होता है, जो कि क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो जीन्स होती है वो जो कैटेगरी की होती है। क्लियर। ग्लोबली अगर सिग्निफिकेंस हम देखें तो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इंक्लूडिंग इंडिया। यानी कि ये जो हमारे पास में मलेरिया है वो ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, मतलब पूरी दुनिया में प्रेजेंट होता है। हालांकि एक जगह स्पेन है शायद, वहां पे मॉस्किटो जो है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी ये ऑल ओवर सभी एरिया में जो है वो प्रेजेंट होता है। इंडिया के जैसे मान लो कोई भी एरिया हो वहां पे प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जहां पे हमारे पास में वाटर की जो है वो क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे असम साइड में, देन उसके हम कह सकते हैं बिहार साइड में, जहां पे पानी ज्यादा है, राजस्थान में, इन सब चीजों में जो है वो ये कम प्रेजेंट होता है, क्योंकि मच्छर जो है वो कम पैदा होते हैं, क्योंकि पानी ही नहीं है तो फिर मच्छर बेचारे कहाँ से पैदा होंगे। तो ये जो है वो हमारे पास में वैसे तो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होता है, सारी दुनिया में प्रेजेंट है, लेकिन ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सब एरिया में जो है वो प्रेजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इन्फेक्शन होता है वो किसके कारण होता है। तो दोस्तों मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें कि ये जो है वो इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे पास में खांसने छींकने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हर तरीके से जो है वो अलग अलग पाथवे होता है। तो इसका जो है वो पाथवे किस तरीके का है उसको हम ले लेते हैं। तो ये दोस्तों फैलता है हमारे पास में बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, विक्टर बोर्न इन्फेक्ट डिजीज, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, विकल और विक्टर। विक्टर बोर्न का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स होना चाहिए, जैसे कुत्ता, मॉस्किटो, फ्लाइज, ये हो गया हमारे पास में विक्टर बोर्न। विकल में नॉन लिविंग आती है, जैसे टाइफाइड होता है वो गंदे टॉवल को यूज करने से, कंटामिनेटेड फूड की वजह से, इनकी वजह से होता है, तो वो होता है हमारे पास में विक्टर बोर्न। तो ये जो है वो हमारे पास में एक वो होता है विकल्प, ये जो है हमारे पास में एक विक्टर बोर्न इन्फेक्शन है, और ये किसकी वजह से होता है दोस्तों, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, जब बाइट करती है कौन, फीमेल एनाफिलीज मच्छर। तो ये भी चीज ध्यान रखना दोस्तों कि सिर्फ फीमेल ही जो है वो खून पीती है, फीमेल के काटने से होता, मेल के काटने से नहीं होता। बेचारे मच्छर तो जो है वो काटते ही नहीं है, हर जगह जो है मेल को दबाया जाता है। वो चीज यहाँ पे भी आ रही है दोस्तों कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसी के काटने की वजह से होता है। ठीक, तो ये इसका जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। मेल जो एनाफिली जो है वो नहीं काटता है, ये चीज ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कोजिटिव ऑर्गेनिज्म या कोजिटिव एजेंट जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों कोजिटिव एजेंट जो है हमारे पास में प्लाज्मोडियम स्पीसीज पे डिपेंड करते हैं। जो स्पीसीज जो मलेरिया कोज करती है उसी के आधार पे जो है वो इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। कुछ बुक्स में जो है वो 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया है, कुछ में जो है वो 5 प्रकार का किया है, लेकिन हम पढ़ेंगे डिटेल से, ताकि कल को कोई भी बच्चा जो है वो ये ना कह दे कि सर ने ये चीज तो जो है वो बताई नहीं है। ठीक है, तो पढ़ेंगे पूरा ही। देन यहाँ पे हमारे पास में हम पांचों जो है वो स्पीसीज पढ़ेंगे। पहली चीज आती है हमारे पास में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सबसे पहला, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ध्यान रखना ये एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया के अंदर जो सबसे कॉमन प्रेजेंट वाला जो है वो मलेरिया कौन सा होता है, ठीक है, या कौन सा इन्फेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा वो होता है। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो मलेरिया होता है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे, अगर आपसे सबसे ज्यादा डेंजरस पूछे तो आप प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम पे जाओगे, और सबसे ज्यादा होने वाला मलेरिया पूछोगे तो फिर आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पे जाओगे। क्लियर है।
तो इसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला आ गया हमारे पास में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये इट इज द मोस्ट कॉमन इन इंडिया कोजिंग रिलैप्सिंग मलेरिया। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास में रिलैप्सिंग मलेरिया जो है वो कोज करता है। रिलैप्सिंग मलेरिया के अंदर सेंस हो गया, देन उसके बाद वापस से थोड़े दिनों बाद फिर हो जाएगा, देन उसके बाद फिर से हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारे पास में सबसे मोस्ट कॉमन होता है और ये जो है वो हमारे पास में रिलैप्सिंग मलेरिया कोज करता है। तो सबसे ज्यादा होने वाला तो हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के बारे में मैंने ये बताया था कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है और ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन है पूछा गया है कि सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया जो है वो कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया जो है वो हमारे पास में कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है। एंड कैन कोज सेरिब्रल मलेरिया। ये सबसे ज्यादा डेंजरस क्यों होता है, क्योंकि ये जो है वो सेरिब्रल मलेरिया कोज करवाता है, जो कि मैंने शुरू में स्टार्टिंग में बता दिया था। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है वो सबसे कम होने वाला प्रेजेंट है एंड मे कोज क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, सबसे कम होता है, लेकिन अगर एक बार हो गया तो वो थोड़ा लंबे समय तक चलता है। ये जो है वो सबसे कम होने वाला जो है मलेरिया है, बट लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल जो है वो इंडिया के अंदर बेसिकली जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सीन इन अफ्रीका, ये बेसिकली जो है वो अफ्रीका में होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्लाज्मोडियम नोवेलेसी। ठीक है, प्लाज्मोडियम नोवेलेसी की बात करें तो ये जो है वो जोनेटिक होता है। जोनेटिक इन द सेंस जैसे कि जानवर होने से, कीड़े मकोड़े उनसे होता है। एंड फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा याद रखने वाली हमें तीन ही चीज है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे ज्यादा होने वाला मलेरिया है और ये जो है वो रिलैप्सिंग मलेरिया कोज करवाता है। सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहा हूँ। जितने शॉर्ट फॉर्म में मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों, कोई भी चीज बड़ी करनी होती है ना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जितना पैराग्राफ था उसमें से सिर्फ ये 2 लाइनें ही करेक्ट जो है वो मैंने कलेक्ट की है, ताकि यही आपके एग्जाम में है। चाहता तो मैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की एक स्लाइड ले लेता, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की एक स्लाइड ले लेता, लेकिन नहीं, हम वही चीज, छोटी चीज को बड़ा करना बहुत आसान होता है, लेकिन बड़ी चीज को छोटा करना उससे ज्यादा डेंजरस काम होता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि उसमें से हमें जो है वो क्रीम छांटनी होती है। तो क्रीम छांट के मैं जो है वो दो दो पॉइंट लेके आ रहा हूँ। प्लाज्मोडियम वेवेक्स जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा होने वाला जो है मलेरिया है और ये रिलैप्सिंग मलेरिया कोज करता है। ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड आ गया प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, क्योंकि ये सेरेब्रल मलेरिया जो है वो कोज करता है। तीसरा आ जाता है हमारे पास में प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो है वो हमारे पास में सबसे लेस्ट कॉमन होता है और ये जो है वो हमारे पास में क्रोनिक इन्फेक्शन जो है वो कोज करता है। ठीक, बाकी प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोवेलेसी ये जो है वो बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हालांकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने देख लिया है, बेसिकली ये हमने देखा था कि ये जो है वो हमारे पास में किस तरीके से जो है होता है। तो एक चीज तो आपको क्लियर होगी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कि ये बेसिकली जो है वो किसकी वजह से हो रहा है दोस्तों, ये हमारे पास में हो रहा है विक्टर बोर्न, दैट इज कॉल्ड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से हो रहा है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में विक्टर ट्रांसमिशन, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, स्पेरोजोइड्स इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। यानी कि ये जो हमारे पास में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये क्या स्प्रेड करता है, ये हमारे पास में स्पेरोजोइड्स जो है वो लेके चलता है। अब ये स्पेरोजोइड्स क्या है, कैसे बनते हैं, किस तरीके से आते हैं, उसको हम वन बाय वन करके जो है वो आगे लेंगे। आप मोटा मोटी यहाँ पे यही चीज ध्यान रखना कि ये जो है वो हमारे पास में मल्टीफिकेशन के बाद में जो है वो स्पेरोजोइड्स बनते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे प्लाज्मोडियम हुआ, प्लाज्मोडियम जो है वो हमारे पास में उसकी स्पीसीज वो हमारे पास में ब्लड में जाएगी, फिर हमारे पास में जो है वो मीरोजोइड्स बनाती है। मीरोजोइड्स जो मेल बनाता है, यूं ध्यान रखो, मेल मतलब ह्यूमन बीइंग बनाता है, और स्पेरोजोइड्स जो है वो हमारे पास में मॉस्किटो के अंदर रहता है। तो वो मीरोजोइड्स जो है वो दो गैमेट्स होता है, मेल और फीमेल। तो सेक्सुअल साइकिल चलता है, सेक्सुअल साइकिल चलने के बाद बहुत सारे जो है वो स्पेरोजोइड्स बनते हैं। ये स्पेरोजोइड्स ही जो है वो आगे मलेरिया को कोज करते हैं। आप मोटा मोटी ये ध्यान में रखो कि मलेरिया से होने वाले, जैसे कोई बैक्टीरिया होता है, कोई वायरस होता है, तो ये स्पेरोजोइड्स ही जो है वो हमारे पास में मलेरिया कोज करवाते हैं। जैसे इस पर्सन को काटा, इसमें स्पेरोजोइड छोड़ दिए, तो ये इस पर्सन को मलेरिया करा देंगे। देन दूसरे में जाएंगे, वो स्पेरोजोइड्स वहां छोड़ देंगे, और ये स्पेरोजोइड्स जो है वो करोड़ों की संख्या में कहां पे होते हैं, मॉस्किटो की लार के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये मॉस्किटो क्या करता है, ये मॉस्किटो जो है वो हमारे पास में जो है ब्लड के अंदर भेज देता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि आपने देखा होगा
कि एचआईवी जो हो मॉस्किटो की वजह से नहीं होता, जबकि वो तो खून ही पीता है। सिरिंज की वजह से एचआईवी हो जाता है, लेकिन मॉस्किटो की वजह से एचआईवी नहीं होता। तो ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि यार मॉस्किटो की वजह से एचआईवी जो है वो क्यों नहीं हो रहा, जबकि ब्लड तो सक करता ही है। और जब हमारे पास में मच्छर काटता है तो आपने देखा होगा कि वो जो है वो हमारे पास में उस ब्लड के अंदर एंटीकोगुलेंट मिक्स करता है। आप जैसे मान को चलो ये बूंद आपने जो है वो कहीं पे भी रख दी, या आपकी बूंद है, थोड़ी देर बाद वो क्लोट हो जाएगी, हो जाती है नहीं होता है। लेकिन आप किसी भी मच्छर को मार के देख लो, अगर उसने खून पिया हुआ है, चाहे वो 5 दिन पुराना हो, चाहे 3 दिन पुराना हो, कितने दिन का भी है, आप उसको मारोगे तो आपके हाथों में खून लग जाएगा, मतलब वो ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होता है। क्लोट होगा तो मच्छर वैसे ही मर जाएगा। ठीक, तो वो क्या करता है, मच्छर क्या करता है कि कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ब्लड को मिक्स नहीं करता। अगर मिक्स करता तो मैं जैसे ओ पॉजिटिव हूं, कल को और किसी को ए नेगेटिव को काटेगा तो वहां पे एंटीबॉडी छोड़ देगा, फिर वो बी पॉजिटिव को काटेगा तो वहां पे छोड़ देगा। एक्चुअली मच्छर जो है वो कभी भी जो है वो ब्लड को मिक्स नहीं करता। ठीक है, ब्लड सक कर लिया, देन उससे अपना खाना पीना काम मिलेगा, वो उसका खाना वो जब तक काम चलाएगा चलाएगा, देन जैसे ही खाना खत्म हो जाएगा दूसरे पर्सन को काटेगा। लेकिन काटने से पहले क्या करता है दोस्तों, काटने से पहले वो जैसे ही शक करता है, शक से पहले वो एंटीकोगुलेंट अपनी लार जो है वो हमारे अंदर छोड़ता है। ठीक है, वो लार को मिक्स करके उस ब्लड को लेता है ताकि वो ब्लड कभी भी जो है वो क्लोट ना हो। ठीक है, तो लार छोड़ता है, ब्लड नहीं छोड़ता, ब्लड मिक्स भी नहीं करता, ब्लड सक ही करता है, वापस नहीं छोड़ता। अगर वापस छोड़ता तो एचआईवी मॉस्किटो से हो जाता, अगर एचआईवी मॉस्किटो से होता फिर तो भाई साहब हर आदमी जो, हर दूसरा पर्सन जो है वो एचआईवी पॉजिटिव होता। तो ये क्या करता है दोस्तों, उस लार को मिक्स करता है, लार को मिक्स करने के बाद उस ब्लड को जो है वो सक करता है। तो जब लार छोड़ता है ना, तो उस लार की साइड साथ जो है वो काफी संख्या में स्पिरोजोइट्स छोड़ देता है, और वो स्पिरोजोइट्स फिर हमारे पास में ब्लड में मिक्स होते हैं, ब्लड में मिक्स होते हैं तो फिर उसके बाद मलेरिया हो जाता है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। देन उसके बाद क्या होता है, पहला ट्रांसमिशन तो हो गया हमारे पास में विक्टर ट्रांसमिशन यानी कि मच्छर से। नेक्स्ट ट्रांसमिशन किसके द्वारा हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा होता है। हालांकि आजकल ये ट्रांसमिशन जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को मलेरिया वलेरिया है या कुछ दिनों में है तो उसका फिर पहले तो ब्लड नहीं लेते, और अगर मान के चलिए उसने छुपा भी लिया है कि उसको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ, फिर भी वो ब्लड डोनेट करता है तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, ब्लड जब लेने के बाद जो है पूरी ब्लड बैंक के अंदर जो है उसकी स्क्रीनिंग होती है कि ये ब्लड जो है वो किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है लेकिन आजकल नहीं होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद ही जो है वो हमारे पास में ब्लड चढ़ाया जाता है फ्रॉम इन्फेक्टेड डोनर। यानी कि जैसे मान लो किसी को मलेरिया है, उससे जो है हमने ब्लड ले लिया। कई बार क्या होता है कि मलेरिया है लेकिन उस पर्सन को बुखार उखार नहीं आता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको मलेरिया है, तो वो ब्लड तो डोनेट कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मलेरिया स्प्रेड नहीं होता है, क्योंकि उसकी पूरी जो है वो स्क्रीनिंग होती है, पूरी जो है वो टेस्टिंग होती है। सेकेंड, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि उसमें भी जो है वो हमारे पास में पूरी स्क्रीनिंग जो है वो होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कंजेनाइटल। कंजेनाइटल इन द सेंस जन्मजात। मदर जो है वो हमारे पास में मलेरिया से सफर कर रही है तो उसका बच्चा भी जो है वो इन्फेक्टेड हो सकता है। मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन भी जो है उसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना, आल्सो नोन एज वर्टिकल ट्रांसमिशन या फिर जो है वो ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में नीडल शेयरिंग। नीडल शेयरिंग इन द सेंस, जैसे एक पर्सन को जो है वो आपने इंजेक्शन लगाया, देन वही कंटामिनेटेड नीडल जो है वो आपने दूसरे पर्सन को लगा दिया, तो उसको भी जो है मलेरिया हो सकता है। लेकिन ये चीज भी जो है वो आजकल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आजकल नीडल शेयरिंग करते ही नहीं है। इवन डिस्पोजल जो है वो हम सिरिंज काम में लेते हैं, एक पर्सन को लगाने के बाद उसको जो है वो डिस्पोज कर देते हैं, तो आजकल ये चीज भी जो है वो नहीं होती है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि वेक्टर ट्रांसमिशन हो गया यानी कि मॉस्किटो के काटने से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, नीडल शेयरिंग होता है। लेकिन इसमें हमारे पास में जो नीचे तीनों वाले हैं उससे होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास में बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल अवेलेबल है, इसलिए मलेरिया जो है वो मोटा मोटी जो है वो 99.99% किसके द्वारा ही होता है, वेक्टर ट्रांसमिशन, या हम कहें दोस्तों फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से ही जो है वो होता है।
तो ये हो गया हमारे पास में मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों लाइफ साइकिल की, कि लाइफ साइकिल जो है वो किस तरीके से चलता है। मच्छर काटता है, देन पर्सन को हो जाता है, फिर उसके बाद उस पर्सन को कोई दूसरा मच्छर काटता है, फिर तीसरे पर्सन को हो जाता है। तो इसमें हम जो है वो लाइफ साइकिल ले लेते हैं। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैं समझाने के तरीके से आपको 4 कैटेगरी बताऊंगा, क्योंकि उसमें हमारे पास में फिर पैथोफिजियोलॉजी जो है वो ईजी हो जाएगी। लाइफ साइकिल को बेसिकली जो है वो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सा? ह्यूमन के अंदर लाइफ साइकिल को एक कैटेगरी में, और मॉस्किटो के अंदर जो लाइफ साइकिल चलता है उसको दूसरी कैटेगरी के अंदर, यानी कि ह्यूमन साइकिल या फिर मॉस्किटो साइकिल। इसका दूसरा नाम भी है। ह्यूमन साइकिल को जो है वो एसेक्सुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, और मॉस्किटो साइकिल को जो है वो सेक्सुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। रट लीजिए, काफी बार एग्जाम में आता है। अब हम वन बाय वन करके जो है लेते हैं समझने की दृष्टि से, बाकी आगे हम चलेंगे वही दोनों साइकिल। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में मॉस्किटो स्टेज। मॉस्किटो स्टेज के अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉस्किटो क्या करता है दोस्तों, इंजेक्ट करता है क्या चीज, स्पेरोजोइट्स इनटू द ब्लड। अपने लार के साथ में जो है वो स्पेरोजोइट्स जो है वो इंजेक्ट करता है। अब आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, आप यहीं से कर लो, स्पेरोजोइट्स याद रख लो। अब ये स्पेरोजोइट्स कैसे बने, क्या बने, वो हम आगे देखेंगे, लास्ट में स्पेरोजोइट्स ही बनते हैं। तो एक जगह से तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आप यहीं से शुरुआत कर लो कि सबसे पहले क्या किया, मच्छर ने जो है वो इंजेक्ट कर दिया। क्या इंजेक्ट किया? स्पेरोजोइट्स। वैसे तो मेरे मोटा मोटी आपको 2 ही याद रखना है, स्पेरोजोइट्स और मीरोजोइट्स, ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा। हालांकि अलग अलग चीज भी आ जाती है, लेकिन आपको 2 ही चीजें, स्पेरोजोइट्स जो है मॉस्किटो यूज लेता है, मॉस्किटो छोड़ता है, और मीरोजोइट्स जो हो फिर ह्यूमन बींग से बन के जाते हैं। तो मॉस्किटो ने क्या किया, जैसे ही किसी पर्सन को बाइट किया तो अपने लार के साथ में बहुत सारे जो है वो स्पेरोजोइट्स किसके अंदर छोड़ देता है दोस्तों, ह्यूमन बींग के अंदर छोड़ देता है। क्लियर? अब आ जाता है हमारे पास में लीवर स्टेज। लीवर स्टेज किसके आगे दोस्तों, ह्यूमन वाले के आगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसको एक्जो इरिथ्रोसाइटिक फेज के नाम से जानते हैं। एक्जो इरिथ्रोसाइट क्यों बोला, क्योंकि अभी इसके बाद इरिथ्रोसाइटिक स्टेज आएगी। मतलब ये फिर जो है वो बेसिकली किस पे जाके अटैक करते हैं दोस्तों, इरिथ्रोसाइट्स पे, आरबीसी पे अटैक करते हैं। तभी जो है वो एनीमिया होता है, जॉइंडिस हमें देखने को मिलता है। जैसे हर कोई चीज जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज पे अटैक करती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस वाले लंग्स पे अटैक करते हैं, टाइफाइड वाले जो है वो इंटेस्टाइन पे अटैक करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में ये जो स्पेरोजोइट्स है वो किस पे अटैक करते हैं, आरबीसी पे अटैक करते हैं। कुछ ऐसी चीज आती है जैसे टिटेनस का जो है वो नर्व पे अटैक करता है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में लीवर स्टेज, जिसको एक्जो इरिथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं। एक्जो इरिथ्रोसाइटिक फेज इसलिए बोला क्योंकि ये आरबीसी से अलग है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास में स्पेरोजोइट्स थे, कहां से आए थे, मॉस्किटो ने हमारे पास में ब्लड के अंदर छोड़े थे जब उसने ब्लड सक किया था। तो ये स्पेरोजोइट्स कहां पे एंटर करते हैं दोस्तों, लीवर सेल्स के अंदर करते हैं। लीवर सेल्स करने के बाद में वहां पे बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा खाना पीना मिल रहा है, लीवर तो खाने पीने की जो है वो खदान है, वहां पे बहुत सारी चीजों में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके ये जो है फिर किस में बदल जाते हैं दोस्तों, मीरोजोइट्स में बदल जाते हैं। क्लियर है? यानी कि वो जो स्पेरोजोइट्स मॉस्किटो ने बाइट किया था, हमारे अंदर छोड़े थे, अब वो कहां पे चले जाते हैं दोस्तों, लीवर के अंदर। लीवर के जाने के बाद वहां पे जो है बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर वो क्या चीज बनाते हैं दोस्तों, मीरोजोइट्स बनाते हैं। अब मीरोजोइट्स जो है फिर हमारे पास में ब्लड के अंदर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं दोस्तों इरिथ्रोसाइटिक फेज, मतलब अब ये आरबीसी पे अटैक करेंगे। तो जो मीरोजोइट्स हैं कहां पे, जो स्पेरोजोइट्स लीवर में गए, लीवर में मल्टीप्लिकेशन किया, क्या बने, मीरोजोइट्स बने। वो मीरोजोइट जो है वो किसको इन्फेक्टेड करते हैं दोस्तों, आरबीसी को इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं दोस्तों, ट्रोफोजोइट्स बनाते हैं, ठीक है। फिर साइजोइंट्स वाली जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है। ये साइजोइंट्स जो है वो फिर आरबीसी के साथ रप्चर हो जाते हैं, यानी कि आरबीसी पे अटैक करते हैं, फिर उसको ट्रोफोजोइट्स बनाते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। अभी आएगा हमारे पास में। देन उसके बाद वो साइड जॉइंट्स वो रप्चर होते हैं। वो जब रप्चर होते हैं तो साथ के साथ जो हो बहुत सारी आरबीसी भी उसके साथ रप्चर हो जाती है। जिस आरबीसी के ऊपर जो हो मीरोजोइट्स जो हो वो अटैक किया, उसने ट्रोफोजोइट्स बनाए, ट्रोफोजोइट्स से साइड जॉइंट्स बनाए, साइड जॉइंट्स के बाद जो हो वो फट जाते हैं, और आरबीसी भी उसके साथ जो है वो फट जाती है, और बहुत सारे जो है वो हमारे पास में मीरोजोइट्स और रिलीज होते हैं, और ये साइकिल बाय साइकिल चलता रहता है। मीरोजोइट्स बने, वो मीरोजोइट्स फिर आरबीसी पे अटैक करते हैं, फिर आरबीसी पे अटैक करके ट्रोफोजोइट्स साइड जॉइंट्स बनाते हैं, फिर रप्चर हो जाते हैं, फिर मीरोजोइट्स बनाते हैं, फिर इस तरीके से जो है वो सारी चीज चलती रहती है। मीरोजोइट्स जो हम ट्रोफोजोइट्स बात कर रहे हैं या जो साइजोइट्स बात करते हैं वो बात कर रहे हैं हम
आरबीसी के जो है वो स्ट्रक्चर के, यानी कि मीरोजोइड्स आरबीसी के ऊपर अटैक किए, फिर ट्रोफोजोइड्स स्ट्रक्चर बन जाएगी, थोड़ी लार्ज बन जाएगी, फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम साइजोइड्स कहते हैं, फिर वो रप्चर करेंगे, बहुत सारे मीरोजोइड्स फिर निकल जाएंगे, फिर वो चलते हैं, और ये साइक्लिक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। और इस साइकिल में जो है वो हमारे पास में जो है वो फिक्स टाइमिंग पे हर 12 घंटे के बाद जो है वो हमारे पास में साइकिल चलता है, इसीलिए हर उसी पर्टिकुलर टाइम के साथ जो है वो हमारे पास में बुखार आती है। जैसे कहते हैं ना कि कल शाम को आई थी, फिर आज शाम को आई है, 24 घंटे बाद जो है बुखार का साइकिल चलता रहता है। ये साइक्लिक फीवर जो है वो इसी कारण बनता है। अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास में सेक्सुअल स्टेज, वही मॉस्किटो वाली। ये जो हमारे पास में इरिथ्रोसाइटिक और प्रीथ्रोसाइटिक, ये एसेक्सुअल साइकिल थी जो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर चलती है। अभी मैं पूरा चार्ट आपको बताऊंगा ना तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब आता है हमारे पास में सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज कहाँ चलती है दोस्तों? मॉस्किटो के अंदर। अब मॉस्किटो के अंदर क्या होता है कि ये जो हमारे पास में मीरोजोइड्स है, ठीक है, जैसे हमारे पास में जो है वो मॉस्किटो आया, मॉस्किटो ने ब्लड सक किया। अब मॉस्किटो ने ब्लड सक किया तो जो हमारे पास में मीरोजोइड्स है, ठीक है, वो भी अंदर चले जाते हैं, ठीक है, मीरोजोइड्स सब चले गए। अब वो मीरोजोइड्स अंदर जाने के बाद में जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, मीरोजोइड्स दो तरीके के एक्ट करते हैं। जो हमारे पास में मीरोजोइड्स थे वो दो तरीके के एक्ट करते हैं। कुछ लार्ज मीरोजोइड्स होते हैं, कुछ स्मॉल मीरोजोइड्स होते हैं। यानी कि जो हमारे पास में मीरोजोइड्स थे, ठीक है, ये मीरोजोइड्स क्या करते हैं दोस्तों, दो कैटेगरी बनती है इनमें, एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल, ठीक है। तो ये दोनों मीरोजोइड्स लार्ज और स्मॉल, ठीक है, लार्ज वाला जो हो हमारे पास में एक मेल के तरीके से वर्क करेगा और एक जो हो वो हमारे पास में फीमेल के तरीके से वर्क करेगा, राइट है। ये हमारे पास में दो मीरोजोइड्स बनते हैं, मतलब एक मेल की तरह एक्ट करेगा, एक जो है वो हमारे पास में फीमेल की तरह एक्ट करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब वो सीधे चले गए, वो दोनों मेल और फीमेल क्या करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे, आपस में जुड़ेंगे। फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएंगे दोस्तों, फर्टिलाइजेशन करके स्पेरोजोइड्स बनाएंगे, और वो स्पेरोजोइड्स फिर से जो है वो कहां पे छोड़ दिए जाएंगे दोस्तों, ब्लड के अंदर छोड़ दिए जाएंगे। तो यहां तक चीज समझ में आ गई। अभी देखो चार्ट ले लो ताकि सारी चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमने शुरुआत की थी दोस्तों स्पेरोजोइड्स से, यहीं से पकड़ लो ताकि सारी चीज आप ध्यान से समझा। सारी समरी जो हो मैं यहीं पे करवा देता हूँ। क्या चीज है दोस्तों, सबसे पहले मॉस्किटो ने बाइट किया, मॉस्किटो ने बाइट किया तो मॉस्किटो ने क्या छोड़े दोस्तों, स्पेरोजोइड छोड़े। क्या छोड़े, स्पेरोजोइड छोड़े। वो स्पेरोजोइड छोड़ने के बाद सीधे कहां जाएंगे दोस्तों, लीवर सेल के अंदर जाएंगे, और लीवर सेल के अंदर जाने के बाद वहां पे ग्रो करेंगे और बहुत सारे जो है वो मीरोजोइड्स बनाएंगे, ठीक है। ग्रो करने के बाद वो मीरोजोइड्स क्या करेंगे, जैसे यहां पे ग्रोथ कर लिए, ठीक है, यहां पे जो है वो ग्रोथ किया, और ग्रोथ करने के बाद जो है वो बहुत सारे लाखों की संख्या में भी मीरोजोइड्स जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। लीवर ने अपना काम कर दिया, अपना काम इन द सेंस कि वो स्पेरोजोइड जो है वो मीरोजोइड्स में बदल गए, बहुत सारे मीरोजोइड्स में। अब ये मीरोजोइड्स क्या करते हैं, हर एक मीरोजोइड्स एक एक आरबीसी के ऊपर जो है वो अटैक करता है। ये जैसे हमारे पास मीरोजोइड्स आरबीसी पे अटैक किया, ये इसकी चीज को चेंज करके जो है वो साइजोइंट्स में बदलेगा, साइजोइंट्स में बदलेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, फिर ये आरबीसी रप्चर हो जाएगी और बहुत सारे मीरोजोइड्स फिर बन जाएंगे, फिर बहुत सारे मीरोजोइड्स जो है वो बन जाएंगे। अब देखो आरबीसी भी रप्चर हो रही है, तो आरबीसी रप्चर हो रही है तो फिर हमारे पास में जो है वो एनीमिया की कंडीशन भी आती है, ठीक है। मलेरिया के अंदर एनीमिया भी आएगा, अभी हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन आएगा, और बहुत सारे मीरोजोइड, और ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। जैसे आरबीसी पे अटैक किया, ये साइकिल चला, ये साइकिल चला, फिर शिवरिंग आती है। तो ये 24 घंटे से चलता रहता है, इसलिए फिक्स टाइम पे जो है वो हमारे पास में फीवर भी आते हैं। अब ये मीरोजोइड्स जो है वो चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ये साइकिल चलता रहता है। अब ये जो मीरोजोइड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये मीरोजोइड जो हो दो तरीके के, एक स्मॉल और एक लार्ज बनते हैं, ठीक है। और ये स्मॉल और लार्ज जो है वो हमारे पास में यहां पे आ जाएंगे। अब देखो, अब उस टाइम पे जो है वो किसी मॉस्किटो ने काट लिया, जैसे मेरे को मॉस्किटो ने काटा, इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने मेरे को काटा। इन्फेक्टेड मॉस्किटो था तो उसने बहुत सारे स्पेरोजोइड मेरे अंदर छोड़े, मेरे अंदर छोड़ने के बाद वो लीवर में गए, मीरोजोइड्स बनाए, मीरोजोइड्स ने जो है बहुत सारे आरबीसी को ब्रेक डाउन किया, मुझे मलेरिया हो गया, मैं मलेरिया से सफर कर रहा हूं, ठीक है। अब वो मीरोजोइड जो जैसे कोई दूसरा मच्छर, हेल्दी मच्छर मान लो, ठीक है, वो हेल्दी मच्छर जो है वो सक करेगा। वो इन्फेक्टेड तो चलो मान लो, चलो चला गया, देश छोड़ गया या मर गया मान लो, लेकिन दूसरा जो हेल्दी पर्सन मॉस्किटो वो मेरे को काटेगा, वो मेरे को काटेगा, तो वो जो मीरोजोइड्स है वो मॉस्किटो के अंदर चले गए। और वो जो दोनों मीरोजोइड्स है वो मेल और फीमेल गैमेट के रूप में वर्क करते हैं, एक मेल गैमेट के रूप में वर्क करता है और एक जो है हमारे पास में फीमेल गैमेट के रूप में जो है वो वर्क करता है। अब ये जो हमारे पास में मेल और फीमेल वाला है, ये फिर दोनों आपस में जो है वो क्या बनेंगे दोस्तों, रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे दोस्तों, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट बन गया,
मेल फीमेल से जागोट बनेगा, फिर उसको ओकाइनेट और ओसिट बनते हैं और ओसाइट से जो है वो बहुत सारे स्पिरोजोइट्स रिलीज होंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। अब वो स्पिरोजोइट्स फिर से वो मॉस्किटो किसी तीसरे पर्सन को काटेगा तो वहां पे हो जाएगा। तो ये साइकिल जो है वो इस तरीके से चलता रहता है। बेसिकली साइकिल जो है दो कैटेगरी में ही डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास में सेक्सुअल साइकिल और एक होता है हमारे पास में एसेक्सुअल साइकिल। तो ये जो हमारे पास में है ये हमारे पास में सेक्सुअल साइकिल, और ह्यूमन बीइंग के अंदर जो चलता है वो चलता है हमारे पास में एसेक्सुअल साइकिल। क्लियर है? आई थिंक सारी चीज जो है वो आप समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स की, कि मलेरिया के अंदर जो है वो क्या क्या क्लिनिकल फीचर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका लगभग 7 से 30 दिन होता है। ये होता है हमारे पास में डिपेंड ऑन स्पीसीज। कुछ स्पीसीज ऐसी है जिनका जो है वो कम होता है, जैसे हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम की। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का 7 से 21 दिन का होता है। तो ये अलग अलग स्पीसीज के ऊपर जो है हमारे पास में डिपेंड करता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड तो इतना आ गया। देन उसके बाद आता है क्लासिकल सिम्टम्स। क्लासिकल सिम्टम्स में हमारे पास में आता है दोस्तों सबसे पहली चीज है कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज के अंदर क्या होता है दोस्तों? कपकपी आती है, शिवरिंग आती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों चिल्स या शिवरिंग। ठीक, उसके बाद क्या होता है? हॉट स्टेज आती है। इसमें क्या होता है? हाई ग्रेड फीवर होता है लगभग 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 41 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है वो आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ऑलरेडी जो है वो फॉर्मूला पता है कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? सेंटीग्रेटेड इनटू, ठीक है, सेंटीग्रेटेड इनटू 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। आप इसको 41 को कन्वर्ट कर लोगे तो आपको जो है वो यहाँ पे चीज जो है वो निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका फ़ारेनहाइट में भी निकल के आ जाएगा। तो हाई ग्रेड फीवर रहता है, हेडक रहता है, नोजिया रहती है, वोमिटिंग रहता है। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है स्वेटिंग स्टेज। इसमें हमारे पास में जो है बहुत ज्यादा पसीना आता है, परफोज स्वेटिंग आती है, फॉल इन टेम्परेचर एंड एक्चुएशन। ये चीजें हो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि इनका सीक्वेंस जो है वो ध्यान में रखना, याद रखना CHS। ठीक है, CHS से याद रह जाएगा कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। काफी बार एग्जाम में इनके बारे में जो पूछा गया था, फुल फॉर्म भी पूछा गया था, सीक्वेंस उल्टा पुल्टा करके भी पूछा गया था। आपको सीक्वेंस ध्यान रखना, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। ये जो है वो क्लासिकल सिम्टम्स होता है। बाकी अदर सिम्टम्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से अदर सिम्टम्स भी जो है हमें देखने को मिलेगा। हालांकि इस तरीके से साइक्लिक जो हमारे पास में फीवर आता है, बुखार देखिए ठंड लग के जो बुखार आता है उसी से हमें पता चलता है कि हाँ मलेरिया है। बाकी और कौन कौन से सिम्टम्स है? तो दोस्तों एनीमिया होता है। एनीमिया क्यों होगा? क्योंकि आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी ब्रेक डाउन हो रही है, मीरोजोइट्स बहुत सारे आरबीसी को जो है वो डिक्रीज करें। देन उसके बाद स्प्लेनोमेगेली एंड हिपेटोमेगेली होता है। दोनों की जो है वो मतलब साइज बढ़ जाती है। स्प्लेनोमेगेली मतलब स्प्लीन की जो है वो साइज बढ़ जाती है। हिपेटोमेगेली इन द सेंस लीवर की साइज जो है वो बढ़ जाती है। स्प्लेनोमेगेली क्यों होगा? ज्यादा आरबीसी होगा तो ज्यादा उसको आरबीसी को जो है डंप करना पड़ेगा। हिपेटोमेगेली क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो है वो हमारे पास में स्पेरोजोइट्स मीरोजोइट्स में बदल रहे हैं। एंड जॉइंडिस होगा। जॉइंडिस भी क्यों देखने को मिलेगा? आरबीसी जितनी ज्यादा जो है वो ब्रेक डाउन होगी तो उतना ही जो है वो हमारे पास में बिलीरुबिन जो है, बिलीरुबिन जो है वो ब्लड में ज्यादा होगा। बिलीरुबिन कहां से निकलता है? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से निकलता है। तो जितना ज्यादा हमारे पास में आरबीसी ब्रेक डाउन होगा उतना ही बिलीरुबिन जो है वो ज्यादा निकलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेशन की, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है स्पेशली विथ प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। अब आपको वैसे तो मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन वहीं पे बता दिया था कि जैसे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो है वो सेरेब्रल मलेरिया कोज करता है, राइट। और जो हमारे पास में जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है और रिलैप्सिंग फीवर आता है, रिलैप्सिंग मलेरिया कोज करता है। ऐसे हमारे पास में प्लाज्मोडियम ओवेल था, ठीक है, तो वो हमारे पास में करता है प्लाज्म मेलेरी। ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे पास में उसके स्पीसीज के ऊपर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होने वाला है वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। कॉम्प्लिकेशन वही सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है, बाकी के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते नहीं है। तो वो क्या करता है दोस्तों? वो हमारे पास में सेरिब्रल मलेरिया कोज करता है, ये ऑलरेडी है। इसकी वजह से क्लाइंट जो है वो कोमा में जा सकता है, उसको कन्वल्जन्स आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे पास में मलेरिया का, और वो भी कौन सा दोस्तों? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का। बाकी मलेरिया इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं करते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा होगा,
हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, सीवियर एनीमिया, शॉक एंड डेथ भी जो है वो हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें कॉम्प्लिकेशन मलेरिया के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है? एक्यूट रीनल फेलियर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ज्यादा एरिथ्रोपोइसिस जो है वो सिक्रेशन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास में ज्यादा एनर्जी जो है वहीं पे कंज्यूम हो जाएगी। तो ये जो है वो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में डायग्नोसिस की, कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोसिस है जिससे हमें जो है वो पता लगेगा, ठीक है, कि इसको जो है वो मलेरिया है या नहीं है। तो इसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे तो मैंने जब आपको क्वेश्चन आंसर बताए थे या क्वेश्चन आंसर वाली स्लाइड थी तभी भी मैंने कहा था कि इसके डायग्नोसिस से रिलेटेड काफी बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो डायग्नोसिस में आ गया हमारे पास में पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इसमें दो प्रकार के स्मेयर बनाए जाते हैं, एक होता है थिक स्मेयर, एक होता है थिन स्मेयर। अब आपको ये तो पता ही है कि हमारे पास में किस तरीके से जो है वो पेरिफेरल स्मेयर बनाया जाता है। ये जैसे हमारे पास में स्लाइड आ गई दोस्तों, ठीक है, शीशे की ये स्लाइड आ गई। हमने यहाँ पे जो है वो ब्लड रख दिया, ब्लड की एक ड्रॉप डाल दी, देन उसके ऊपर यहाँ पे एक स्लाइड लेंगे, ठीक है, और इसको आगे की तरफ जो है वो खींचेंगे, ठीक है, तो एक पूरी फिल्म बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, ठीक है। ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जो, अगर आपने ब्लड ज्यादा लिया है तो हमारे पास में थिक स्मेयर बनेगा, और अगर आपने ब्लड की क्वांटिटी मतलब जो ड्रॉप ली है वो अगर छोटी ली है तो फिर थिन स्मेयर बनेगा। थिक स्मेयर किसके काम में आता है? थिक स्मेयर पैरासाइटिक डिटेक्शन के काम में आता है, और थिन स्मेयर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन में कि कौन सी स्पीसीज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मैलेरी है, प्लाज्मोडियम जो है वो फेल्सीफेरम है। तो उसकी स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो है वो थिन स्मेयर करते हैं, और अगर हमें सिर्फ पैरासाइटिक इन्फेक्शन देखना है तो हम थिक स्मेयर करते हैं। ये चीज ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट आता हमारे पास में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आजकल जैसे यूपीटी करते हैं उस तरीके से रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आता है, यानी कि इस तरीके का आता है। ये जो हमारे पास में एक छोटा सा किट है, इसके अंदर यहाँ पे जो है ब्लड डालने के लिए चीज आती है, और यहाँ पे जो है वो एक डायमीटर लगा होता है, इसमें इस तरीके की लाइनिंग आती है, C&T इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। एक लाइन आती है वो हमारे पास में दोस्तों आइडेंटिफिकेशन आती है कि किट सही है या नहीं है। दूसरी वाली जो लाइन आएगी वो डिटेक्ट करेगी कि हाँ इसको मलेरिया है या नहीं है। अगर दूसरी वाली लाइन नहीं आ रही है मतलब मलेरिया नहीं है। फर्स्ट लाइन तो आनी चाहिए, अगर फर्स्ट लाइन भी नहीं आई है मतलब किट ही खराब है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। एक टी वाली जो है मतलब टी वाली टेस्टिंग क्या आती है, सी वाली कंफर्मेटिव आती है। ये चीज मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, बाकी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं दोस्तों, डिटेक्ट पैरासाइटिक एंटीजन। इसमें हम जो है वो डाल के पैरासाइटिक एंटीजन जो है वो डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों सीरोलॉजी या पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन, वो सारी चीजें करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फॉर कंफर्मेशन लेस कॉमनली यूज। हालांकि हम जो है वो पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन जो है बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड जो है वो टेस्ट हो जाता है, तो ये टेस्ट हम नहीं करते हैं। बाकी इससे जो है वो हमें कंफर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, हम क्या करते हैं दोस्तों, सीबीसी। सीबीसी में हम क्या देखते हैं, एनीमिया देखते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखते हैं। एनीमिया मतलब हमारे पास में आरबीसी की डेफिशिएंसी कम होगी, या फिर हीमोग्लोबिन की जो है वो डेफिशिएंसी कम होगी। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ये आती है कि हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास में डिक्रीज मिलेगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब हो गया हमारे पास में जो प्लेटलेट है वो भी हमें जो है वो कम मिलेगी, जिससे ब्लड जो है वो जल्दी से क्लॉट नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास में दोस्तों डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट की, ठीक। ये सारी चीजें होगी, क्लिनिकल फीचर्स हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट में आता है हमारे पास में, ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं। ये चीज आपको पता ही है कि मलेरिया हो गया तो हम एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होता है तो हम एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स देते हैं। तो ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन स्पीसीज, सीवियरिटी एंड ड्रग रेजिस्टेंस। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हम मलेरिया का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास में हम किस में दे रहे हैं। जैसे कुछ मलेरिया के अंदर जो है वो हमारे पास में क्लोरोक्विन बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, किसी में जो है वो प्रेमाक्विन अच्छे तरीके से काम करती है, किसी में आर्टिसुनेट अच्छे तरीके से काम करती है। ये मैं ड्रग्स के नाम ले रहा हूं, ठीक। तो ये जो हमारे पास में ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये जो ड्रग्स दी जाती है वो हमारे पास में डिपेंड होती है स्पीसीज के ऊपर, सीवियरिटी के ऊपर और ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, मतलब सिंपल मलेरिया जो होता है उसमें हम क्या देते हैं। तो वो आता है हमारे पास में दोस्तों क्लोरोक्विन, ठीक है, सिंकोना
उसके पेड़ से जो है वो हमें मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना। सिनकोना की जो छाल होती है, ठीक है, वहां से जो है वो हमें ये चीज मिलती है। तो क्लोरोक्विन जो है वो हमारे पास में एक ड्रग्स होती है जो कि इफेक्टिव फॉर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एक्सेप्ट रेजिस्टेंस स्टेंस। सबसे पहले हम क्लोरोक्विन ही देते हैं। सबसे ज्यादा जो है वो आपको हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएगी। मलेरिया जब भी होता है इमीडिएटली जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, क्लोरोक्विन देते हैं। तो क्लोरोक्विन जो है वो हमारे पास में इफेक्टिव होती है। जितने भी हमारे पास में मलेरिया है, चाहे वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से हो, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से हो, प्लाज्मोडियम ओवेल की वजह से हो, सब में होती है। बस ये चीज ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में जो है हमारे पास में प्रेमाक्विन काम करती है, और जो हमारे पास में जितने भी मलेरिया उसमें सब में काम करती है। बट ये ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर मलेरिया रेजिस्टेंस हो चुका है, ठीक है, तो फिर क्लोरोक्विन काम में नहीं आती है। तो सिंपली अगर स्टार्टिंग है, इसलिए तो बोला अनकॉम्प्लिकेटेड, मतलब सिंपल मलेरिया। नेक्स्ट हम देते हैं दोस्तों ACT। ACT हो गया आर्टिमिशन बेस्ड कंबाइंड थेरेपी देते हैं। ये फर्स्ट लाइन ड्रग दी जाती है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम में। अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है और अगर वो भी ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है तो हम ACT देते हैं। आर्टिमिशन बेस्ड कंबाइंड थेरेपी जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रेडिकुलर केयर, ठीक है। रेडिकल केयर क्यूर की बात करें तो रेडिकल क्यूर जो है वो दी जाती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल के अंदर। इसमें हम प्रेमाक्विन देते हैं। ये क्या करती है, टू किल डोरमेंट हाइपोजोइंट्स इन द लीवर, प्रिवेंट रिलैप्स, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन G6PD डेफिशिएंसी। ये प्रेमाक्विन जो है वो हम देते हैं बेसिकली किसके अंदर दोस्तों, जो हमारे पास में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल है उसके अंदर देते हैं। ये किस तरीके से एक्ट करता है, ये जो हमारे पास में जो साइजोइंट जो स्पेरोजोइट्स थे, जो कि कहां पे गए थे दोस्तों, लीवर के अंदर गए थे। यानी कि जो स्पेरोजोइट्स थे, ध्यान से देखो दोस्तों, जो स्पेरोजोइंट्स थे वो स्पेरोजोइंट्स लीवर में चले गए, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, हाइपोजोइंट्स, ठीक है। लीवर में चले गए, हाइपनो मतलब लीवर, तो ये लीवर में चले गए इसलिए इसका नाम दिया हाइपनोजोइंट्स। और ये वहीं पे जो है उसको किल कर देते हैं ताकि वो बार बार बुखार जो है वो ना आए। लेकिन ये G6PD डेफिशिएंसी में जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब G6PD डेफिशिएंसी ऑलरेडी जो है मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। अगर उस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। पूरे 1 घंटे की क्लास मैंने जो है बुलेट सीरीज के अंदर रखी है। वहां पे भी मैंने बताया था कि मलेरियल ड्रग्स जो है वो G6PD डेफिशिएंसी के अंदर जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों होती है उसका पूरा मैकेनिज्म भी मैंने बताया, तो वहां पे आप जाके जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सीवियर या फिर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। सिंपल मलेरिया है तो हम क्लोरोक्विन दे सकते हैं, ठीक है। देन और थोड़ा सा है तो हम प्रेमाक्विन वगैरह दे सकते हैं। अब बात आती है कि सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है, जैसे कि प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम है, तो उसके अंदर क्या हम देते हैं, तो उसके अंदर हम देते हैं दोस्तों IV आर्टिशनेटेड या आईली क्यूनिन, ठीक है। क्यूनिन जो है वो हमारे पास में ड्रग से दी जाती है। ये हमारे पास में सिनकोना से जो है बेसिकली ली जाती है, मैंने वहां पे जो है बताया था। तो ये जो है हमारे पास में क्यूनिन जो ड्रग्स है वो वहां पे ली जाती है। ये जो है हमारे पास में, और सपोर्टिव केयर में हम क्या देते हैं, ये ड्रग्स तो हम दे देते हैं कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, मतलब IV जो है वो दी जाती है कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में। बाकी सपोर्टिव केयर के रूप में हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्लूइड देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं अगर सीवियर जो है वो एनीमिया हो गया तो, और डायलिसिस करते हैं अगर रीनल फेलियर हो जाता है तो ये जो है वो हमारे पास में सपोर्टिव केयर के अंदर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। किस तरीके से जो है हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास में पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन जो है वो हम किस तरीके से करते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें कि कैसे कैसे हम मलेरिया से बचा जा सकता है, तो ये तो हमारे पास में खुद के ऊपर होता है पर्सनल प्रोटेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोटेक्शन में आप क्या करते हो, आपको पता ही है दोस्तों, मॉस्किटो नेट लगा देते हैं। देन उसके बाद जो है वो हमारे पास में स्किन क्रीम भी आती है, वो भी हम लगा देते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में यूज मॉस्किटो नेट, वो तो हम लगाते हैं मच्छरों से बचने के लिए, परफरली इंसाइटेड रिट्रीटेड, ठीक है। यानी कि इनसाइट को मारने से कहीं ज्यादा जो है वो हम मॉस्किटो नेट यूज करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। और मेरी पर्सनली भी यही चीज है दोस्तों, मॉस्किटो नेट ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा जो है वो हेल्दी है। एंड नेक्स्ट आता है दोस्तों मॉस्किटो रिपेलेंट्स प्रोटेक्टिव क्लोथिंग्स, ठीक है। मॉस्किटो को मारने वाली जो चीजें आती है वो सारी चीजें, और प्रोटेक्टिव क्लॉथ यानी कि पूरे फुल बाजू के कपड़े, वो सब चीजें। जब मलेरिया होता है तो बचाव के रूप में जो है वो पूरा
हमारी मिनिस्ट्री, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एक बुकलेट भी जारी करता है, तो अच्छे कपड़े जो है वो ढक के रखें, ठीक है। वो सारी चीज़ों से हम मच्छरों से बचा जा सकता है। एंड स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर्स, वो तो हम करते करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं मलेरिया का जो है होता है, तो स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है, फिर ही ब्लड जो है वो डोनेट किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा, ये तो था हमारे पास में पर्सनल, यानी कि मलेरिया से बचने के लिए हम पर्सनल जो है वो किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, हम खुद से कैसे बच सकते हैं। नेट लगा के सो, पूरे जो है वो पुल बाजू के कपड़े पहनो, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल इन द सेंस मच्छरों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फैलता तो मच्छरों से ही है। तो उसमें हमारे पास में पहली चीज आती है इंसेक्टाइड स्प्रे, मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए स्प्रे, जैसे हीट वगैरह आपने देखा होगा, ये सारी चीजें। बाकी डीडीटी का छिड़काव, देन पायरोथाइड्स जो है वो छिड़काव किया जाता है। डीडीटी आता है हमारे पास में डाइक्लोरोडाइफेरामाइन, ठीक है, टिकोएथिलोन आती है डीडीटी, ये हमारे पास में जो है डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। बाकी एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग साइट्स, जहां पे भी जो है वो हमारे पास में मच्छर अपना ब्रीडिंग करते हैं, मतलब प्रजनन करते हैं, ज्यादा मच्छर ग्रो करते हैं, तो वहां पे उस साइट को हम एलिमिनेट करते हैं। और मच्छर कहाँ पे जो है वो अपना ब्रीडिंग करते हैं, मच्छर करते हैं जहां पे जमा हुआ पानी है, जैसे कूलर के अंदर। कई बार आपने देखा होगा, बोलते हैं कि जो जमा हुआ पानी है उसको हटाइए, जितना जमा हुआ पानी है वहीं पे अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करेंगे। तो आपने देखा होगा कि कूलर का पानी हर 7 दिन में जो है वो चेंज होना चाहिए। फ्रेश वाटर इनको पसंद नहीं आता है, जैसे टायर वगैरह सबसे ज्यादा, ठीक है। टायर के अंदर क्या होता है, जब बरसात आती है तो पानी भर जाता है, और वो पानी जो हो अब टायर के अंदर वो सूखेगा भी नहीं, ठीक है, न तो वो बाकी चीज में सूखेगा न उड़ेगा, क्योंकि वो टायर के अंदर है। तो फिर वो कई महीनों तक वहीं पड़ा रहता है, उसके अंदर जो हो मच्छर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो करते हैं। तो आपने देखा होगा टायरों के अंदर वहां पे मच्छर बहुत होते हैं, या कोई भी ऐसा पानी का पतीला जो लंबे समय तक पड़ा हुआ है, उसमें भी बहुत सारे मच्छर जो है वो ग्रो करते हैं। तो उनकी जो ब्रीडिंग साइट है, जहां पे वो ग्रोथ करते हैं, उनको खत्म कीजिए। पहले तो हमने स्प्रे कर दिया, तो स्प्रे भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल स्प्रे जो है वो किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर भी किया जाता है, बाकी और जगह भी किया जाता है। तो वो स्प्रे कर दिया। देन उसके बाद सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, जहां पे वो ब्रीडिंग कर रहे हैं वहां पे वो एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट आता हमारे पास में बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो है वो हमारे पास में क्या आता था दोस्तों, लार्वा विग्रस फिश आती है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये जो मुझे बताइए कि कौन सी फिश होती है जो कि इसको जो है वो हमारे पास में कंट्रोल करती है, ठीक है। तो फिश हमारे पास में, वैसे मैं बता देता हूं क्योंकि बच्चे को कमेंट करने में बड़ी दिक्कत आती है, हमारे पास में गेम्बूशिया, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, काफी बार एग्जाम में भी जो पूछा गया है। गेम्बूशिया जो है वो हमारे पास में फिश आती है, जो कि इनके लार्वा को जो है वो खत्म कर देती है। जो मच्छरों का जो लार्वा होता है उसको जो है वो खत्म करती है। बाकी और भी बहुत सारे जो है हमारे पास में वेक्टर कंट्रोल आते हैं, कि जो जमा हुआ पानी है उसके ऊपर ऑयल डाल दिया जाता है। ऑयल से क्या होता है कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट जो है वो हट जाता है, फिर वो लार्वा ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। गेम्बूशिया फिश जो है वो छोड़ दी जाती है पानी के अंदर, वहां पे वो मच्छरों के जो है वो अंडों को खा जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कीमोप्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस का मीनिंग होगा हमारे पास में कि किस तरीके से हम जो है वो बचाव कर सकते हैं। तो फॉर ट्रेवल्स, ठीक है, ट्रेवल्स अगर हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम किस चीजें, तो दोस्तों क्लोरोक्विन, मेफाक्विन, देन डॉक्सीसाइक्लिन, डिपेंड ऑन द एंडेमिक एरिया। कोई भी एरिया में जहां पे मच्छर वगैरह ज्यादा हैं, तो वहां पे ये ड्रग्स यूज में लेके हम वहां पे जो है वो अपने आप को मलेरिया से बचाया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में वैक्सीनेशन। हालांकि इंडिया के अंदर जो है बहुत कम इसका जो है वो यूज है। बाकी 2021 के अंदर जो है वो WHO ने जो है वो अप्रूवल कर दिया था। RTS या ASO जो है वो 2 प्रकार के जो है हमारे पास में वैक्सीन है, जिसको मोस्क्यूरेक्स के नाम से जो है वो अवेलेबल आता है। ये फर्स्ट मलेरियल ड्रग्स होता है। RTS आता है रिपीट, ठीक है, RTS आता है हमारे पास में रिपीट, ठीक है। टी आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड टी सेल एपिटोस, एपिटोस। एंड एस आता है हमारे पास में, दैट इज का सरफेस एंटीजन, सरफेस एंटीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास में रिपीट टी सेल एपिस्टोस सरफेस एंटीजन जो है वो हमारे पास में आता है। एएसओ आपको जानते हो, ठीक है, एएसओ आपको पता है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर जो आता है। तो ये वैक्सीन जो है वो हमारे पास में WHO ने जो है वो अप्रूवल कर दी थी 2021 के अंदर, ठीक है, ये भी लगवाते हैं। हालांकि ये चलन में अभी हमारे पास में जो है वो नहीं है। एंड प्रोवाइड पार्शियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इन चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि
पार्शियली प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जो है वो बच्चों में जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि मलेरिया से जो है वो बचाया जा सके। अब फटाफट जो है वो नर्सिंग केयर ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। नर्सिंग केयर ऑफ मलेरिया, मलेरिया के अंदर जो है वो हमारे पास में हम नर्सिंग केयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो नर्सिंग केयर में सबसे पहले आता है हमारे पास में असेसमेंट। असेसमेंट में आप क्या करोगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड मॉनिटर फीवर पैटर्न्स। जो हमारे पास में फीवर का पैटर्न है उसको जो है वो मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो वो मॉनिटर करोगे, आपको पता ही है उसमें हमारे पास में 3 स्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, हॉट स्टेज एंड स्वेटिंग स्टेज। ये 3 स्टेज आती है, CHS के नाम से इसको हम जानते हैं। तो वो हम चेक करेंगे, साथ के साथ वाइटल साइन चेक करेंगे, हाइड्रेशन चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों फीवर आता है उसमें भी हमें वाटर का लॉस होता है और स्वेटिंग आती है उसमें भी वाटर का लॉस होता है, इसलिए हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे एंड न्यूरोलॉजिकली स्टेटस जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में असेसमेंट में हम ये चीज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिम्टोमेटिक केयर। हम क्या देंगे दोस्तों, सिम्टोमेटिक केयर में आपको पता है, आपको तो बेसिकली चीज पता है कि हमें फीवर को जो है वो कंट्रोल करना है, पानी की जो डेफिशिएंसी है उसको मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। तो सबसे पहले टिप्ड स्पंजिंग फॉर द फीवर, फीवर अगर ज्यादा आ रहा है तो हम स्पंजिंग करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आता है एडुकेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन जो है वो एडुकेट मेंटेन करेंगे, क्यों, क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है। एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे फीवर को रिड्यूस करने के लिए। उसमें हमारे पास में ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता ही है, जब भी बुखार आता है एक ही चीज आती है, पैरासीटामोल हम देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी जो है वो ड्रग्स देंगे। हालांकि जो ड्रग्स देने का काम जो है वो नर्स का है, लेकिन प्रोवाइड कौन करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिजिशियन प्रोवाइड करता है। तो जो फिजिशियन ने बोली है उसी हिसाब से, उसी डोज में, उसी ड्यूरेशन में जो है वो ड्रग्स देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको पता भी होगा, अभी ले ली फिर देन उसके बाद 12 घंटे के बाद फिर 24 घंटे के बाद ऐसे जो है वो दिया जाता है। कुछ ड्रग्स अभी ले ली देन 6 घंटे बाद, देन उसके बाद 12 घंटे फिर 24 घंटे, ऐसे साइकिल जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो उसमें हमारे पास में आता है एंश्योर करेक्ट एंटी मलेरियल ड्रग्स डोज एंड ड्यूरेशन, ठीक है। करेक्ट एंटी मटेरियल ड्रग्स डोज और ड्यूरेशन के आधार पे जो है वो देना होता है नर्स को। एंड मॉनिटर फॉर साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन को हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आपको पता है मेन कॉम्प्लिकेशन तो आता है हमारे पास में प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के अंदर, क्योंकि वो सेरिब्रल मलेरिया कोज करता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, वॉच फॉर सेरिब्रल मलेरिया, कि सेरिब्रल मलेरिया तो नहीं है, उसको हम सावधानी पूर्वक जो है वो देखते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा, अल्टर्ड सेंसोरियम होगा, या हो सकता है समटाइम्स जो है वो कन्वर्जेंस भी आ जाए। तो ये हमें सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशन को जो है वो आइडेंटिफिकेशन करना है कि कहीं सेरिब्रल मलेरिया तो नहीं हो रहा है। सेकंड हम क्या करेंगे दोस्तों, मैनेज एनीमिया, एनीमिया को जो है मैनेज किया जाता है। एंड हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया को जो है मैनेज किया जाता है। तो ये हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, एनीमिया में जा सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हेल्थ एजुकेशन, ये भी मस्ट है। हेल्थ एजुकेशन तो देनी देनी है। हेल्थ एजुकेशन में हम देते हैं कि मच्छरों से आप किस प्रकार से बचाव कर सकते हो, अपने आप को कैसे कर सकते हो, मच्छरों को आप कैसे किल कर सकते हो, कैसे आप जो है वो अपने आप को फीवर को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन में हम देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया है उसको आप कंप्लीट करो, क्योंकि एक साइकिल टूटा देन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो उसकी इंपॉर्टेंस बताना बहुत जरूरी है। उसके लिए उसको एजुकेट करेंगे कि आप एटलीस्ट जो टाइम बताया गया उस हिसाब से जो है वो आप अपनी मेडिसिन लीजिए। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स। जो भी हमारे पास में मॉस्किटो नेट है, मतलब एन केन प्रकार हमें मच्छरों से जो है वो बचना है। देन अर्ली रिपोर्टिंग ऑफ फीवर, जैसे फीवर होता है, कौन सा फीवर, वही मलेरिया वाले टाइप का जो फीवर होता है, तो इमीडिएटली जो है वो आप रिपोर्ट करोगे, ताकि उसका स्मेल दे के हम पता लगा सके कि इसको मलेरिया ही है या फिर नॉर्मल फीवर है। क्लियर है। अब फटाफट जो है वो हम इसकी समरी ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो समरी में आ जाता है हमारे पास में, हमने आज की क्लास के अंदर दोस्तों शुरुआत किया था मलेरिया के लिए। उसमें हम पूरी डिटेल से हमने पढ़ा कि मलेरिया जो है वो किसकी वजह से होता है, कौन सा जो है वो मच्छर होता है, कौन सा जो है वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कौन कौन सी स्टेज होती है, कितने टाइप के होते हैं, देन कैसे जो है वो क्लिनिकल फीचर होता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या ड्रग्स दी जाती है, कैसे हम मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचाया जा सकता है। तो फटाफट जो है वो इसकी समरी ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो मलेरिया इज ए
प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल वेक्टर बोर्न डिजीज caused by प्लाज्मोडियम पैरासाइट स्प्रेड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। देखो पूरी चीज का इसने समराइज कर दिया। क्या चीज है कि मलेरिया जो है वो एक प्रिवेंटेबल, तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल, यानी कि बचाव योग्य एंड ट्रीटमेंट योग्य जो है वो बीमारी है। ऐसा नहीं है कि इससे बचाव नहीं किया जा सकता, या ऐसा भी नहीं है कि एक बार होगी तो फिर हमेशा के लिए हो ही रहेगी। नहीं, ये जो है मलेरिया हमारे पास में प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल जो है वो डिजीज है, और ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। व्हीकल बोर्न, वेक्टर बोर्न मैंने आपको बताया था, जो सजीव चीज है वो वेक्टर होगी, जो निर्जीव है जैसे टॉवल वगैरह, बेडशीट वगैरह, वो होगी वेक्टर बोर्न, सॉरी व्हीकल बोर्न, ठीक है। एंड किसकी वजह से था? कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है उसकी वजह से होता है, और उस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कौन लेके जाता है? उसको लेके जाता है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जैसे रेबीज को जो है वो डॉग या फॉक्स लेके जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को कौन लेके जाता है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो लेके जाते हैं। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट बाय इंटरमिटेंट फीवर, इट प्रेजेंट विथ इंटरमिटेंट फीवर, चिल्स, स्वेटिंग, एनीमिया एंड कैन कोज सीवियर कॉम्प्लिकेशन विथ प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। ये जब हमारे पास में मलेरिया प्रेजेंट होता है तो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है? इंटरमिटेंट फीवर, मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद जो हो फीवर आएगा। फीवर के बहुत सारे टाइप हैं, वो भी मैंने आपको बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखे हैं। इंटरमिटेंट फीवर है, रिलैप्सिंग फीवर है, इनवर्स फीवर है, क्राइसिस है, लाइसिस है, ये सारे करवा रखे हैं। तो इंटरमिटेंट फीवर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हो बुखार आता है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। तो इसके अंदर जो हो वो इंटरमिटेंट फीवर हमें देखने को मिलता है, चिल्स हमें देखने को मिलेगी, स्वेटिंग हमें देखने को मिलेगी, एनीमिया जो है वो हमें देखने को मिलेगा बेसिकली। बट कुछ जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि कोमा या सीजर्स जो है वो देखने को मिलेंगे प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के अंदर। एंड डायग्नोसिस इज मेनली डन बाय ब्लड स्मेयर। इसका डायग्नोसिस हम जो हो बेसिकली ब्लड स्मेयर के द्वारा करते हैं, ये हमारे पास में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। देन उसके बाद ट्रीटमेंट इन्वॉल्व क्लोरोक्विंस, एसीटी, प्रीमेक्विंस एंड सीवियर आईवी आर्टिसोनेट। इसका जो बेसिकली ट्रीटमेंट है वो आपको पता ही है दोस्तों, हम क्लोरोक्विन से ठीक कर सकते हैं, एसीटी से हम ठीक कर सकते हैं, प्रेमाक्विन से हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस मलेरिया आ गया, तो फिर आईवी आर्टिसोनेट के द्वारा जो है वो ठीक करते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रिवेंशन फोकस ऑन मॉस्किटो कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्शन, कीमो प्रोफाइलेक्सिस एंड वैक्सीनेशन। जो हम बचाव होता है वो हमारे पास में किस पे फोकस होता है कि हम मच्छरों को किस तरीके से कंट्रोल कर सकें, हम अपने आप को कैसे बचाए जा सकें, कैसे हम जो है वो अर्ली डायग्नोसिस कर सके, कैसे हम जो है वो ट्रीटमेंट के द्वारा आगे कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस की है आज की क्लास के अंदर। आई होप काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग क्लास है। जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो भी हमें जो है वो जानने का मौका मिला। कौन कौन सी क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं उन सब के बारे में हमने चर्चा की। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को जो है वो हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।